एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? आपके विकल्प हैं ए गुजरात के कच्छ में, बी विशाखापत्तनम के पास सिमहाद्री में, सी महाराष्ट्र के रायगढ़ में, अथवा डी केरल के एर्नाकुलम में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत की है। एनटीपीसी ने ये परियोजना विशाखापत्तनम के पास सिमहाद्री के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में शुरू की है। परियोजना के तहत नज़दीक के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से इनपुट पावर लेकर उन्नत यानी एडवांस्ड 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन पैदा किया जाएगा और फिर जब तक धूप उपलब्ध रहेगी इस उत्पादित हाइड्रोजन को उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर के माहौल में इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद 50 किलोवाट ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल का उपयोग करके इस हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाएगा। भारत के लिए इस परियोजना का खास महत्व है क्योंकि देश के दूर दराज के इलाकों जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर इत्यादि जो अब तक केवल डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं उनको डीकार्बनाइज करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि डीकार्बनाइज करने का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध उत्सर्जन शून्य होना। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके विकल्प हैं ए लोकपाल कानून साल 2013 में लाया गया था, बी इसकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होती है, सी इस चयन समिति में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाता है, अथवा डी अगर समिति में कोई पद रिक्त है तो लोकपाल की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया। ये एक वेब आधारित सुविधा है जो उत्तरदायी, पारदर्शी तथा दक्ष तरीके से शिकायतों का निष्पादन तेजी से करेगी। बता दें कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत की लोकपाल संस्था स्थापित की गई ताकि इस कानून के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया गया एक सदस्य होता है। नेता विपक्ष न होने के कारण लोकपाल की नियुक्ति का मामला साल 2013 से 2019 तक अटका पड़ा था। बाद में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति महज इसलिए अवैध नहीं मानी जाएगी कि चयन समिति में कोई पद रिक्त है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ए रंपा विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, अथवा डी भील विद्रोह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी रंपा विद्रोह। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों का मुख्य फोकस यहाँ के संसाधनों का दोहन करना था, शोषण करना था। इसी क्रम में यहाँ के वन संसाधनों और जमीनों का दोहन करने के मकसद से 1882 का मद्रास वन अधिनियम लाया गया। इस कानून की मदद से स्थानीय वनवासियों को उनके ही संसाधनों के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह यही वन कानून रंपा विद्रोह की वजह बन गई। शुरुआत में इस विद्रोह के नेता, जिनमें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम प्रमुख है, गांधीवादी तरीकों का प्रयोग करते रहे। लेकिन जब बहरी अंग्रेजी सरकार को ये भाषा
समझ में नहीं आई तो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन क्रांतिकारियों ने हथियार उठा लिया। रंपा विद्रोह, जिसे मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत अगस्त 1922 से हुई और मई 1924 में सीताराम राजू को कैद करने और उनकी हत्या किए जाने तक जारी रहा। दरअसल दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर एनटीआर की आने वाली बहुचर्चित फिल्म RRR यानी RRR इसी विद्रोह की कहानी पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में लीना नायर का नाम चर्चा में था। ये कौन हैं? आपके विकल्प हैं ए मिस यूनिवर्स 2021, बी ट्विटर की नई CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी फ्रेंच कंपनी शनेल की ग्लोबल CEO, अथवा डी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी फ्रेंच कंपनी शनेल की ग्लोबल CEO हैं लीना नायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के लिए ये महीना कुछ मामलों में काफ़ी खास रहा। इस महीने पराग अग्रवाल, हरनाज संधू और गीता गोपीनाथ जैसे लोगों ने विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया। वहीं अब भारत की एक और महिला ने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और उनका नाम है लीना नायर। दरअसल हाल ही में लीना को शनेल कंपनी का ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इंदिरा नूई के बाद वे भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला है जो किसी ग्लोबल कंपनी में CEO बनी हैं। बता दें कि शनेल एक मशहूर लग्जरी फैशन ब्रांड है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। रामसर कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी स्थल को रामसर स्थल घोषित होने के लिए निम्नलिखित में से किन पैमानों पर खरा उतरना आवश्यक है? पहला, साल में कम से कम 8 महीने वहां पानी भरा रहता हो। दूसरा, वहां 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती हो। आपके विकल्प हैं ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, सी केवल 1 अथवा डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी दोनों पैमाने पूरे होने ज़रूरी हैं किसी भी स्थल को रामसर स्थल घोषित होने के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभी हाल ही में यूपी के बिजनौर में मौजूद हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये देश की 47वीं रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर साइट बन चुकी है। हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण साल 1984 में हुआ था और ये कुल 6908 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। बता दें कि ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी साल 1971 को एक सम्मेलन हुआ। इसमें शामिल राष्ट्रों के बीच वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ और ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। इसी समझौते को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इस कन्वेंशन के मुताबिक रामसर स्थल की परिभाषा यूं होनी चाहिए कि वहां वर्ष में कम से कम 8 माह पानी भरा रहता हो और 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती हो तो उसे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड कहा जाता है। जबकि किसी भी वेटलैंड साइट को रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया हो तो उसे रामसर स्थल कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य उसके तहत रामसर स्थल घोषित किए गए आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स वाले इलाकों का संरक्षण करना है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।